हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ यूपी पीएससी आरओ तथा स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और यह भी देखेंगे कि इस टॉपिक से और कितने क्वेश्चन बनने की संभावना है आने वाले अगले एग्ज़ामों में। वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपको थ्योरी, जितने भी चैप्टर हैं उनकी थ्योरी, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आने की संभावना है। ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जो विद्यार्थी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तथा यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सचिवालय का सफ़र पीवाईक्यू सीरीज के साथ आरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज रहेगी। तो पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो आपकी प्रस्तावना स्टार्ट होती है। इसको हम उद्देशिका भी कहते हैं। जिन विद्यार्थियों ने इसकी पहली कक्षा नहीं देखी है, पहली क्लास नहीं देखी है, वो कृपया जाकर पहली क्लास देख लें, तभी जाके सभी क्लासों का लिंक हो पाएगा। पहली क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना। चाहे इसको उद्देशिका कह लीजिए, इसको प्रियम्बल। पहले इसको हम एक बार पढ़ते हैं। देखिए, इसकी जो लाइनें हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ये चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, कौन सा वर्ड किस वर्ड के बाद आता है, कौन सा वर्ड किस वर्ड के पहले आता है, इसको बहुत ही ध्यान रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सीरीज दे दिया जाएगा, पूछेगा कि इसमें किस शब्द के बाद ये शब्द आएगा, या पूछ लिया जाएगा कि ये कौन मूल संविधान में शामिल था, कौन बाद में शामिल किया गया है। तो इसलिए आपको ये जो है लाइनें, बिल्कुल ये जो पेज है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रख लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही इसको याद कर लीजिएगा। देखिए, चलते हैं, प्रस्तावना स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग, इम्पोर्टेंट, हम भारत के लोग, ठीक है। भारत को एक जो हमने डार्क ब्लैक कलर से कर दिया है, इसको ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में, याद रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। देखिए, इसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें जो है 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, एक सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय दूसरा, तीसरा राजनीतिक न्याय। और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो हमारे में 5 प्रकार, हमारे प्रियम्बल में जो है 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। एक बार फिर से देख लीजिए, विचार, अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है। और कितने प्रकार की समता की बात की, समानता की बात करिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की इसमें बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। तो देखिए, कुछ लोग अवसर की समता से समझ लेते हैं कि सबको ही सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसा नहीं है। अवसर की समता का मतलब ये होता है कि सबको प्रतिभागी होने का अवसर मिले, सबको प्रतिभागी हो सकें, एग्जाम में सब अपीयर हो सकें, ये होती है क्षमता, ना कि सबको गवर्नमेंट जॉब ही मिले। देखिए, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, सबसे इम्पोर्टेंट, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज ये तारीख याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया जाता है। ये तीनों वर्ड जो है क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ नोट में लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए।
अपने प्रस्तावना में जब प्रस्तावना बनी थी उसके बाद में एक बार इसका संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, उसके जरिए जो इसमें 3 शब्द जोड़े गए, वो 3 शब्द जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो आप याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए अब आगे चलते हैं। इनमें जो वर्ड यूज हुए हैं, जो शब्द यूज हुए हैं, उनका अर्थ क्या है, इनके अर्थ से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट। चलिए देखते हैं। ये जो है हर एक एग्जाम के लिए उपयोगी है, स्टेट पीसीएस से लेकर एसएससी तक के एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यूपी पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हैं सब में उपयोगी। इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जिसको सभी को फ़ायदा मिल सके, और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। शब्दों का अर्थ। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी अन्य विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में यह कहा गया है कि भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामले स्वयं ले सकता है, यह किसी के अधीन नहीं है, अभी किसी सत्ता के अधीन नहीं है। जैसे कि जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, अब ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है कि सभी के लिए आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया जाए और संसाधनों के समान वितरण पर बल दिया जाए। आर्थिक न्याय सभी के लिए सुनिश्चित किया जाए, संसाधनों के समान वितरण पर बल दिया जाए। आर्थिक न्याय सभी के लिए सुनिश्चित किया जाए, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ जो है सभी को जो है आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराना, यानी सभी को एक ऐसा कोई समाज वर्ग ना हो जिसके पास अत्यधिक संपत्ति हो और कोई ये जो है बिल्कुल भूखे मर रहा हो, ऐसा नहीं। सबको ही एक लेवल पे रखा जाए, यानी इसमें जो है कर के माध्यम से वसूली सबको अलग अलग तरीके से कराई जाती है, यानी सबको एक प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता है, सबको अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। जो जिसकी जैसी इनकम होती है उस हिसाब से उसके टैक्स लगता है, यानी आर्थिक इसमें न्याय सुनिश्चित होता है। देखिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, टॉपिक नहीं अगले वर्ड पर चलते हैं। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। राज्य से यहाँ पर मतलब यह है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य अंतःकरण की स्वतंत्रता का पालन करने, किसी भी धर्म विशेष को मानने, आचरण करने और प्रचार करने पर दंडित नहीं करेगा, यानी किसी भी आप जो है शांतिपूर्ण किसी भी धर्म को प्रचार करते हैं तो इस पे जो है राज्य आपको दंडित नहीं करेगा। चलिए अगले चलते हैं। लोकतांत्रिक का क्या अर्थ होता है? लोकतांत्रिक का होता है शासन में जनता की भागीदारी, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, इसको कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र। गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है राज्य का प्रमुख, जिसके राज्य का प्रमुख के माध्यम से चुना जाएगा। राज्य का प्रमुख जो होगा, राज्य का प्रमुख जनता, यहाँ पर छूट गया है, जनता के माध्यम से चुना जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, जनता के माध्यम से चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। राज्य का प्रमुख चुनाव के माध्यम से चुना जाएगा, वंशानुगत नहीं होगा। ठीक है, ये निर्वाचित होगा। गणराज्य का अर्थ ये हुआ कि जो है पहले से वंशानुगत चलता था ना, राजा महाराजा, इनमें जो है युवराज बनते थे, युवराज ही आगे चल के राजा बनते थे। अब ऐसा नहीं, वंशानुगत नहीं, अब जो है चुनाव के माध्यम से राज्य का प्रमुख चुना जाएगा। चलिए नोट हम आपके लिए 2 लिखे हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों केस हैं, इन केस को स्टडी करिएगा। देखिए, प्रस्तावना में दिए गए अधिकार बाध्यकारी नहीं है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के रूप में आपको डायरेक्ट अभी देखने के लिए मिलेगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे। इसे न्यायालय में इसका संशोधन नहीं हो सकता, ये कहा गया था लेकिन ऐसा है नहीं। प्रस्तावना में दिए गए अधिकार बाध्यकारी नहीं है, इसलिए न्यायालय में इसका संशोधन नहीं हो सकता, ऐसा था लेकिन अब है नहीं। ये केस आया केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है, अर्थात संशोधन किया जा सकता है। यानी अब एग्जाम में पूछा जाए कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, हाँ
प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। और इसमें एक बार संशोधन भी हुआ है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। और 3 शब्द कौन से जोड़े गए थे आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। अभी पिछली स्लाइड में आपको पढ़ा चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त रखी गई, इसके साथ शर्त ये रखी गई कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले चलते हैं। अब इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब PYQ है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसमें जो है UP PCS, RO MP PCS और स्टेट PCS के इसमें क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो चलिए चलते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। देखिए डायरेक्ट पूछा गया है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। किसमें अभी हम पढ़े हैं बताइए, संविधान की प्रस्तावना में। प्रस्तावना को देखिए प्रियम्बल भी बोला जाता है, उद्देश्य का भी बोला जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? अभी आपको नोट में हम दिखाए थे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको जो है जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। ये 2 शब्द कब जोड़े गए थे? एक ही से अब तक संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, प्रस्तावना से कोई भी चीज आए वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उद्देशिका यानी उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की बात की जा रही है, में कितने प्रकार के न्याय की बात की व्यवस्था की गई? अभी हम आपको बताए थे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये देखिए अभी हम आपको दिखाए थे कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। आ जाइए वापस स्लाइड पे हमको आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपको कितने प्रकार के न्याय की बात की गई थी। 1 सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो अब आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? न्याय की बात की गई है, मतलब व्यवस्था की गई है, तो 3 प्रकार के। तो अब अगला चलते। आमुख देखो, आमुख मतलब यही हुआ उद्देशिका। उद्देशिका को ही आमुख बोला जाता है। याद रखिएगा, एक नया वर्ड है आपके लिए। सभी नागरिकों के लिए सूचित करता है। क्या सूचित करता है? देखिए यानी क्या क्या पढ़े, सामाजिक और आर्थिक न्याय आप पढ़े ही हैं। ठीक है, अभी आपको पढ़ाए थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जिसमें से 2 दे रखे हैं। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त नहीं होगा अभिव्यक्ति होगा, यहाँ थोड़ा सही कर ले, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अवसर की समता, अभी पढ़ाए थे आपको अवसर की समता, जिसमें आपको बताया थे सभी लोगों को प्रतिभागी होने का अधिकार है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, अंडरलाइन करवाया थे, कह डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। व्यक्ति की गरिमा, वही चीज लिखा है यहाँ पर। तो इसमें से चारों सही है, यानी डी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुल मिला के प्रस्तावना में जो आपको 10-11 लाइनें दिखती हैं, उनको बिल्कुल रट लेना है, उनको बिल्कुल याद कर लेना। ISD उसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसमें स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी? कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, यानी विचार प्रकट करने का, ये विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का उसमें लिखा गया है प्रस्तावना में अभिव्यक्ति। इसको बोलते हैं अभिव्यक्ति, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता की उसमें बात नहीं की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। आर्थिक और किसी चीज की बात की गई है? आर्थिक और किसी चीज की बात की गई हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आर्थिक किस चीज की बात की गई? आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और यहाँ पर समता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? बताइए, इसमें पूछ रहा है कि कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? कमेंट बॉक्स में बताइए कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। समता कितने प्रकार की? यहाँ पे समता क्षमता लिखिए, क्षमता नहीं होता है, समानता होता है, यानी समानता 2 प्रकार की। भ्रातृत्व
भ्रातृत्व की बात कितने प्रकार की गई है? एक ही बार वर्ड यूज हुआ है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 3 5 2 1, 3 5 2 1 ऑप्शन हमारा सही हुआ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? उद्देशिका को। इसको किसने कहा था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जी थे, से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा था, संविधान की आत्मा कहा था इसको। लेकिन इसमें ये नहीं कहा गया कि किसने कहा था। इसमें कहा कि कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, उद्देशिका कहलाता है। लेकिन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसको जो है संविधान उपचार का अधिकार को संविधान की आत्मा चाहे हृदय कहा था। आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32, ये आर्टिकल नंबर 32 ठीक है, मूल अधिकार का ये पार्ट होता है। आर्टिकल नंबर 32 मूल अधिकार में आता है। ठीक है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा और संविधान की आत्मा चाहे हृदय कहा है। केवल यदि पूछा जाए कौन से भाग में संविधान, कौन से भाग में संविधान की आत्मा कहलाता है, तो उद्देश्य का इसलिए कहा जाता है कि उसको पूरे संविधान का यहाँ पर रूपरेखा आपको देखने के लिए मिलेगा। के.एम. मुंशी ने जो है प्रस्तावना को जो है राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, चाहे इसको जन्म कुंडली कहा है, दोनों में से कोई वर्ड यूज हो सकते हैं एग्जाम में। के.एम. मुंशी ने, याद रखें, के.एम. मुंशी ने क्या कहा है? राजनीति जन्मपत्री कहा है, जहाँ जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, उसके बाद सुभाष कश्यप का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। सुभाष कश्यप ने कहा है संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना यदि आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। संविधान यदि, सुभाष कश्यप ने इसे संविधान सशरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका कहा है। ये किसने कहा है? सुभाष कश्यप ने कहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो नोट में लिख रखे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको मिलेंगे, देख लेंगे, सब PYQ से है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही व्यक्त क्या होता है, यानी सही अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या होता है? भारत में अनेक धर्म है, अनेक धर्म है, ये तो सही है, लेकिन इसका अर्थ नहीं हुआ ना, निरपेक्ष देखना है। भारत में अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म तो हैं, लेकिन ये इसका अर्थ थोड़ी ना हुआ। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता तो प्राप्त है, लेकिन इसका अर्थ नहीं है। धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, ये भी सही है। धर्म अनुपालन जो है व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, आप किस धर्म को मानना चाहते हैं आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ जो है ये है, आपको हम लिखवा रखे हैं, भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष का ये अर्थ हुआ, भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 जिस दिन अपना जो है संविधान लागू हुआ था, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी संविधान लागू होने के लिए? देखो, मतलब ये पूछा गया है कि जब अपना संविधान लागू हुआ था उस समय अपने मूल जो प्रस्तावना थी वो क्या थी, मूल प्रस्तावना क्या थी? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी ट्रिक ये है कि आप जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो 3 वर्ड जोड़े गए थे उनको जो है आप इसमें से नेग्लेक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए, जो बचे वही आपके आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से आपको जो है संपूर्ण, देखिए लोकतंत्र व गणराज्य, अब इसमें भी और कुछ जोड़ा गया था तो ये गलत है। अगला देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी गलत। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, इसको हटा दीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है देखने के लिए सही मिल जाएगा, क्योंकि ये मूल संविधान में था। इसमें से धर्म निरपेक्ष हटा दीजिए, ये चीज जो है उसमें नहीं था, और एक अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। पहले क्वेश्चन चलते हैं। ये तो थोड़ा छोटा हो गया, इसका फॉन्ट बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बड़ा नहीं हो रहा है।
स्क्रीन से बाहर चला जाएगा। देखिए चलते हैं। संविधान की उद्देशिका का संबंध दिख रहा होगा आप लोगों को। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार के लिए दिए गए कूट को, यानी कूट इसमें मिलाना है, कूट को मिलाना है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि इस कूट को मिलाइए। संविधान की उद्देशिका के संबंध में कथनों पर विचार करना है और दिए गए कूट की सहायता से इसमें कौन सा उत्तर सही है ये चीज बताना है। नेहरू के द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गत उद्देशिका बना। ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव का मतलब यह हुआ कि उद्देश्य प्रस्ताव के, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में बात की जा रही है। अंतर्गत यानी अंत में यही उद्देशिका बना। जी बिल्कुल जो है ये सही बात कही गई है, यही उद्देशिका आगे चल के इसी में अपडेट करके इसी को उद्देशिका बनाया गया। ठीक है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल सही है। इसको न्यायालय में नहीं ले जाया सकता है। ठीक है, इसको न्यायालय में आपको प्रस्तावना जब पढ़ाए थे दूसरे पेज पे आपको बिल्कुल डिटेल में दिखाए थे कि इसको जो है न्याय योग्य नहीं है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। इसका संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूल भावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। संशोधन तो किया जा सकता है। संशोधन इसका कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे और इसको जो है संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूल भावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला देखते हैं ऑप्शन। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही। मतलब इसी का ही अभी जो हमने दूसरी लाइन बोली थी इसके मतलब मूल भावना को जो है ये ठेस नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। सामाजिक समानता आपको दी गई है, पढ़ाए थे आपको। कितने प्रकार की समानता की बात की गई है? आप इस क्वेश्चन का जो है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। आप ये बताइए कि कितने प्रकार के समानता की बात की गई है, कमेंट बॉक्स में इसका बताइए कितने प्रकार के समानता की बात की गई है। उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले कथन पे चलते हैं। ऑप्शन क्या? देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। देश में सामाजिक समानता यदि पहले से ही विद्यमान होती तो लोग जो है ये जात पात क्यों बनाते? अगला चलते देखिए। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल सही बात। ठीक, उपरोक्त में कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सी सही है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, संविधान में प्रत्याभूत है। ये वाला क्वेश्चन हमारे में पहले हमारे जो समाज में जो है ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की भावना पहले से ही मौजूद रही है। ये जो है सदियों से चली आ रही है। ठीक है, तो ये तो आप कॉमन सेंस के आधार पर भी इसको निगलेक्ट कर सकते थे ऑप्शन बी को, और दूसरा तो अपने नॉलेज के अनुसार कर सकते थे। तीसरे में तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया क्योंकि तीसरा आपको संविधान में पढ़ाया गया है, प्रस्तावना में दिखाए थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उनकी व्याख्या की गई है। मतलब ये पूछ रहा है कि आपको अगले लेक्चर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, क्लास जो तीसरी आएगी उसमें आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या जो है मूल अधिकार, डीपीएसपी और मौलिक कर्तव्यों में कहा गया। डीपीएस मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में के अध्यायों में की गई है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? देखो धारणा प्रस्तुत की है, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल अंधाधुंध लगा के मत चलिए केशवानंद भारती पढ़े तो केशवानंद भारती ही लगा है, नहीं। केशवानंद भारती जो है उसको जो है निर्णय दिया गया था लेकिन प्रस्तुत किसने किया था, धारणा प्रस्तुत किसने की थी ये पूछ रहा है। तो ये आपका मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी केस है इनको पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे एक अलग से क्लास पड़ी हुई है, उसको जो है आप जाकर देख लीजिए तो उसमें सारे आपको केस मिल जाएंगे प्रस्तावना से रिलेटेड।
तो चलिए देखते हैं, इसमें इसकी धारणा प्रस्तुत की गई थी, लेकिन केशवानंद भारती, इसी को अपडेट करके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग मान लिया गया था। इसको जो है मान लिया। किस धारणा कब प्रस्तुत की गई? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। मान कब लिया गया संविधान में इसका भाग, उद्देशिका को भाग कब मान लिया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में। दूसरा, भारतीय संविधान में उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है, भारतीय संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है संविधान की प्रस्तावना, यानी कहा जाता है कि ये आत्मा है संविधान की, और जो भी कुछ इसमें लिखा है इसी को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के अपनी पूरी संविधान बनाया गया, पूरा संविधान की रचना की गई है। इसीलिए इसको जो है ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि ये पूरा जस्टिस यानी पूरा निचोड़ जो है प्रस्तावना है संविधान की। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राज्य एवं संघ, राज्य एवं संघ क्षेत्र, चाहे राज्य क्षेत्र लिखा होता है कहीं कहीं। तो ये देखिए भाग 1 में आता है, ये आपके भाग 1 का पार्ट है, ये आपके भाग 1 का पार्ट है। इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक, इसमें आर्टिकल 1 से 4 तक आपको पढ़ने होते हैं, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं। संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र पर इसकी थ्योरी देखेंगे इस चैप्टर की, फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे PYQ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, इसलिए आप जो है इसको जो है ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपको दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। आप लाइक करिए सेशन को और सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके लाइक और शेयर सब्सक्राइब से ही हमारा और हौसला बनेगा, जिससे अच्छे अच्छे कंटेंट आपको PYQ हर एक एग्जामों के लिए प्रोवाइड करा सकेंगे। अभी तो ये RO स्पेशल RO के लिए ही है, और इससे रिलेटेड और भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है कंपेरेटिवली ये उतनी ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो चलिए अनुच्छेद 1 देखते हैं। अनुच्छेद 1 जो है कह रहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि डायरेक्ट अनुच्छेद ये नहीं पूछेगा आपसे कि राज्यों का एक संघ होगा, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, यह बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये कई बार आ चुका है, इसलिए अब आने की इसकी संभावना जो है ना के बराबर है। अब आपके क्वेश्चन में ये पूछेगा कि भारतीय राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है, भारतीय संघ राज्यों के किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी राज्य अपने मन से संघ को नहीं छोड़ सकता, यानी भारत से अलग नहीं हो सकता है, ये कहा गया है। ठीक है, अगला चलिए अनुच्छेद 2 देखते हैं। संसद अपने ये याद रखिएगा, ये इसमें बहुत कंफ्यूज करता है, साधारण बहुमत से या पूर्ण बहुमत से या कौन से बहुमत से या 1/2 तिहाई बहुमत से ऐसा पूछता है, तो नहीं, तो साधारण सांसद, वो भी सांसद गलत लिखिए, संसद होता है, ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, याद रखिएगा। इसमें जो भी वर्ड यूज किया सांसद कहीं भी नहीं है, संसद याद रखिएगा, संसद याद रखिएगा, ये जो है संसद है, सांसद नहीं है, संसद है, ये संसद है। इसमें कहीं भी वर्ड देखिए सांसद, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, मिस्टेक हो गया है। संसद अपने साधारण बहुमत से नए राज्य का, याद रखिएगा, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कर सकेगी, नए राज्य का प्रवेश और दो चीज, प्रवेश और स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 2 याद करने का तरीका, अनुच्छेद 2 दो चीज इसमें आएगा, नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में कहा, इसमें भी संसद जो है अपने साधारण बहुमत से 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक में मिला सकेगी। ठीक है, और एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे राज्य हैं, तो उनको उनकी व्यवस्था बहुत ही गलत चल रही है, बहुत गड़बड़ चल रही है, चाहे बहुत छोटे छोटे राज्य, उनको संचालन में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसमें जो है संसद जो है अपने साधारण बहुमत से दोनों राज्यों को आपस में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, और इसमें और क्या क्या हो सकेगा, राज्य का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है, राज्य का क्षेत्र घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, राज्य दूसरे नए राज्य का निर्माण कर सकेगी, उसी का अपडेट वर्जन है। एक राज्य से दूसरे राज्य का निर्माण कर सकेगी, जैसे अपने यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, बिहार से झारखंड अलग हो गया, ऐसे ही। ठीक है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। तो ये जो है ये आर्टिकल
3 के तहत किए गए सब काम हैं। अब अगला देखिए, एग्जाम्पल के साथ आप जब पढ़ेंगे और बिल्कुल तन्मयता के साथ दिमाग खोलकर, तो आपको समझ में आएगा, ठीक, और याद भी हो जाएगा। राज्य के सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकेगी, ये अनुच्छेद 3, यानी याद ये रखिएगा कि अनुच्छेद 2 में केवल 2 का नए राज्य का प्रवेश और स्थापना कर सकेगी। तीसरे में इसके अलावा जो भी है वो सब तीसरे में आएगा। इसमें जो है संसद, इसमें कोई भी याद रखे काम सब किसके द्वारा किया जाएगा, संसद के द्वारा किया जाएगा। और जो है संसद कैसे करेगी, अपने साधारण बहुमत से करेगी। नए 2 राज्यों को आपस में मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण, एक राज्य से दूसरे राज्य को अलग एक क्षेत्र बनाकर उसको एक नए राज्य बनाना, ठीक है। क्षेत्र घटा बढ़ा सकेगी राज्य का, उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी, जो हमारे योगी जी का फेवरेट है। अगला देखिए, नोट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नोट आपको जरूर देखना होगा। नोट से आपको ये चीज़ पता चलता है कि इसके अलावा भी देखिए, अनुच्छेद अब डायरेक्ट नहीं पूछे जाता है एग्जाम में, उसमें से बहुत सारी चीज़ें घुमा घुमा कर पूछी जाती हैं, यानी उसके अंदर की अंदरूनी चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपको हर एक टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही देखने के लिए मिलेगा। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो ये सोचेंगे कि अरे ये कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है राज्य एवं संघ क्षेत्र में, लेकिन यहाँ कहाँ से गया। तो ये आता है यहाँ से कि आप जब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, जब पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो वही आपको पता चलता है कि ये कहाँ से आ गया, पेपर कठिन आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो चैप्टर के अंदर से रहता है, बस आपको उसको जो है अच्छे से पढ़ना होता है। देखिए, नए राज्यों का निर्माण करने वाला विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत करने से पहले, यानी जो नए राज्य का हम निर्माण करेंगे, नए राज्य का हम जो भी निर्माण करेंगे, नए राज्य का यदि हम निर्माण करने जा रहे हैं, उसे संबंधित विधेयक जो है, संबंधित राज्य विधान मंडल को दिया जाएगा एक निश्चित अवधि के भीतर उसमें राय व्यक्त करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि हम किसी नए राज्य के निर्माण करने वाला विधेयक हम पेश कर रहे हैं, तो सदन में प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राज्य के विधान मंडल को दे दिया जाएगा कि वह उस पे एक निश्चित अवधि के भीतर अपनी राय व्यक्त करे। ये जो है वक्तव्य, यानी ये कथन कब जोड़ा गया, 5वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 5वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा अनुच्छेद 3 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 3 में जोड़ा गया है, ये संविधान संशोधन है, 5वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा अनुच्छेद 3 में जोड़ा गया है। दूसरी बात यह है कि ये जो राय अपना व्यक्त करेगा विधानमंडल, राज्य विधानमंडल जो भी राय व्यक्त करेगा, राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। दोनों सदनों द्वारा बहुमत से पारित करके दोनों सदनों, यानी उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों सदनों से बहुमत से यदि पारित हो जाता है ये विधेयक, तो राष्ट्रपति के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुमत में किसको पारित कराना है, दोनों सदनों में पारित करना है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद कहाँ पे जाएगा, दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इस पर यदि हस्ताक्षर कर देता है तो एक नए राज्य का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वन, इस चैप्टर का लास्ट वन अनुच्छेद 4। इसमें अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाई गई गतिविधियों से संबंधित है, यानी इसमें कुछ भी उल्टा सीधा होता है, चाहे कुछ भी त्रुटि होती है, तो इसके द्वारा सुधार किया जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और देखा गया है एग्जाम में, हाल ही में 2-3 एग्जामों में, पीसीएस के एग्जामों में, स्टेट पीसीएस के एग्जामों में देखा गया क्वेश्चन है कि ये लाइन डायरेक्ट उसमें पूछी जा रही है कि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन और अन्य अनुषांगिक परिणामिक मामलों से निपटने के लिए होगा, ठीक है। यह अनुच्छेद 4 का प्रयोग जो है, ये नहीं पूछा जाएगा कि दूसरी और तीसरी के तहत बनाई गई विधियों से निपटने के लिए होगा। अब एग्जाम में ये पूछा जाने लगा है, आपको हम कलर करके इसको अंडरलाइन कर देते हैं, दूसरा कोई कलर लेते हैं, ये हम कलर ले लिए। अब आपको हम बता रहे हैं कि इसमें कौन सा आपका पूछा जाएगा। ये पूछा जाता है पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने और अन्य अनुषांगिक और परिणामिक मामलों से निपटने के लिए इसका उपयोग होगा। अतः स्पष्ट है कि ऐसे कानूनों का अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि ऐसे कानूनों
को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बताइए क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का आपका समूह पढ़ाए थे कि नहीं? राज्यों का समूह आपको हम बताए नहीं। राज्यों का फेडरेशन, ये भी गलत। राज्यों का कन्फेडरेशन, ये भी नहीं। राज्यों का आपको हम संघ पढ़ाए थे, यानी राज्यों का संघ, यानी राज्यों का यूनियन। अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं, हिंदी में संघ कहते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? संवैधानिक उपबंध नहीं है, नए राज्य के निर्माण के लिए नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है नहीं है। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाकर, ये तो आप पढ़े हैं, है। किसी राज्य क्षेत्र को घटाकर, ये भी पढ़े हैं, अभी पढ़ाए थे, है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करके, योगी जी का फेवरेट, ये भी है। लेकिन एक राज्य संघ क्षेत्र शामिल कर सकेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा नहीं, उल्टा लिख दिया गया है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा नहीं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नए राज्य के गठन शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है इसमें। अभी आपको कितना चिल्ला कर बताए थे कि राज्य और इससे राज्य संघ से कोई भी विधि बनेगी, कौन बनाएगा? सभी जो है संसद में ही बनेगी। तो आपको याद रखना है संसद, क्या याद रखना है? संसद। राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा भाई, दोनों सदनों। राष्ट्रपति ऑप्शन नहीं होगा। कौन बोल रहा है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा दोनों सदनों के पास होने, दोनों सदनों के बहुमत से पास होने के बाद राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा विधेयक। यदि उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो नए राज्य का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इसमें गठन कह रहा है, गठन संसद ही करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ये चीज याद रखिएगा, ध्यान रखो, क्वेश्चन पड़ेगा। सही नहीं है पूछ रहा है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, पूछ रहा है ऑप्शन। अगला देखिए, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान है। आपको अभी पढ़ाए थे और नोट में लिखवाए भी थे, नीचे डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सही है, यानी इस क्वेश्चन के अनुसार ये गलत है। सही नहीं पूछ रहा है ना, तो ये तो सही है, नहीं बताना है। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के लिए संविधान संशोधन समझा जाएगा। अभी आपको दिखाए थे, नहीं समझा जाएगा लिखा था। क्या लिखा था? नहीं समझा जाएगा। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। यहाँ पर देखिए, एक केवल त्रुटि, नहीं समझा जाएगा। इसमें जो संशोधन किए जाएंगे अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के अनुसार संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। याद रखिएगा, 368 के तहत नहीं समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इस परियोजना में संसद, यहाँ पे संसद होगा, सांसद बार बार लिख जा रहा है, संसद होगा, ये मीनिंग मिस्टेक है, जिसे यहाँ पे संसद करिएगा। संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसमें नए राज्य के विधानमंडल निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है। अतः जिन राज्यों में सीमा में परिवर्तन है, इसमें ये कहा गया है। ऑप्शन का ध्यान से पढ़ने का मतलब ये है कि इसमें जो है संबंधित जो भी राज्य का हम बारे में निर्माण करने के लिए सोच रहे हैं, उससे संबंधित राज्य विधानमंडलों को हम प्रस्तावना सबसे पहले भेजेंगे उसको। ठीक है, उस पर अपना राय व्यक्त करेगा। ठीक है, तब जाकर उसमें कुछ आगे कार्रवाई करेंगे। हालांकि इसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से इनमें बताइए कौन सही है। अब देखिए, सही पूछ रहा है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, गलत। कहाँ यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है? ये तो अब कहीं पढ़ा ही नहीं, उल्टा लिख दिया गया है। संघ यूनियन ऑफ स्टेट का शब्द प्रयोग ही नहीं किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसके धर आयोग, हमने आपसे बोला था अगली वीडियो एक हमारी पड़ी हुई यूट्यूब चैनल पे जितने भी केस हैं इससे रिलेटेड सब आप जाकर देख लीजिएगा। एसके धर आयोग ने राज्य के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की उपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। बिल्कुल सही बात है।
इसके इधर जो आयोग था, पुनर्गठन आयोग, वो जो है भाषा से ज़्यादा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। यानी उन्होंने कहा था कि भाषा से अच्छा ये रहेगा कि आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटभद्र सिद्धारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर पक्ष में नहीं थे। हाँ, ये भी सही है, ये नहीं थे। ठीक है। इसके बाद एक अलग से कमेटी आती है, फजल अली आयोग, उसमें जो है भाषाई आधार पे इसका गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम भाषाई आधार पे। तो इसमें सबसे पहले आपका बना आंध्र प्रदेश का सबसे पहले गठन किया गया। तो इसको हम जेबीपी समिति भी बोलते हैं, पंडित नेहरू। ठीक है, जेबीपी समिति, इसको जे पी पटेल और वी, ठीक है, जेबीपी समिति भी इसको बोलते हैं। उसके बाद राज्य में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। ठीक है, हालांकि सब इसमें गलत लिखे हैं। 25 तो 28 इसमें ये गलत है। 24 बताइए इसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में कितने राज्य और कितने संघ क्षेत्र यानी यूटी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य संघ क्षेत्र नहीं है? ये चीज़ याद रखिए, कौन नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो सी नहीं है, गोवा जो है एक राज्य है, सबसे छोटा राज्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली राजधानी राष्ट्र की राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था? आप बताइए। 69वां 69 संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 300 क यानी चाहे 339 क चाहे 339 ए के तहत संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी एनसीआर का भी दर्जा दे दिया गया था। ये दोनों याद रखिएगा। इसको जो है राजधानी क्षेत्र का दर्जा 69वां संविधान संशोधन द्वारा मिला था, और 39 ए के तहत जो है उसी समय मिला था। 39 ए के समय जो है इसको जो एनसीआर का भी दर्जा मिल गया था। उसके बाद ये जो है कुछ हम गठन वर्ष लिखे हैं, राज्य लिखे हैं, इनमें जो है मैचिंग में क्वेश्चन आते हैं। लिखा होगा सूची 1 लिखी होगी, इधर सूची 2 लिखी होगी, और मिलान करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें डेट तो नहीं देता है, लेकिन सन जरूर देता है, सन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। तो एक बार इसको देखते हैं, फिर इस पर आपको क्वेश्चन भी करा देंगे। देखिए, आंध्र प्रदेश 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में। राजस्थान 1 नवंबर 1956 में। महाराष्ट्र 1960 में, 1 मई 1960 को। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को। हिमाचल प्रदेश 25 नवंबर 1971 को। मेघालय 1972 को, 21 जनवरी 1972 को। सिक्किम 16 मई 1975 को। अरुणाचल प्रदेश 26 फरवरी 1987 को। गोवा 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। झारखंड 15 नवंबर 2000। तेलंगाना आपको सन 2014। तेलंगाना किस राज्य से अलग हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए। और ये चीज़ याद रखिएगा कि ये राज्य जो हैं किस राज्य से अलग होकर बने, किस राज्य क्षेत्र से अलग होकर बने हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। हालांकि अभी एक या 2 बार स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये जो सन जो है कई बार एग्जाम में पूछे गए, स्टेट पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद आपको हम नागरिकता, जो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, आपको बताता, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट का चैप्टर है। देखिए, ये भाग 2 में है, नागरिकता भाग 2 में आती है। इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद है। इसके अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसके एक अनुच्छेद की आप ध्यान में रखिएगा। एक अनुच्छेद आपको एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलेगा। हाँ, छोटे एग्जामों में जैसे यूपीपी, जो और अदर पुलिस डिफेंस, इनके एग्जामों में आपके लिए इसका अनुच्छेद इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन स्टेट पुलिस के एग्जामों में इसका अनुच्छेद उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि संसद, यहाँ पर संसद लिखेगा, ये सांसद बार बार हो जा रहा है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो है संसद होता है। ठीक है, संसद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के लिए विधि का निर्माण कर सकेगी, ये चीज रहेगा। अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि संसद जो है नागरिकता के अर्जन, ये अर्जुन लिख गया, अर्जुन नहीं, अर्जन और समाप्ति के लिए विधि का निर्माण कर सकेगी। देखिए,
पहला आपको इसमें चलते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसमें 5 प्रकार की विधियां बताई गई हैं नागरिकता प्राप्त करने की। पहला जन्म द्वारा, वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, अर्जित क्षेत्र द्वारा। जन्म द्वारा, यदि आप लोग यदि जन्म से यहाँ पे रह रहे हैं या ना जन्म ही यहाँ पर हुआ है तो हम जन्म से ही यहाँ के नागरिक हैं। वंशानुगत यानी हमारे माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है, इसमें तो हम नागरिकता यहाँ की हासिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा उपबंध किए गए हैं, बहुत सारा इसमें संशोधन भी किए गए हैं, अलग अलग समय पे इसकी अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं, जिसके लिए आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आपको हमारे दूसरे चैनल पे दूसरी वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर उतना टाइम नहीं है आप, क्योंकि PYQ सीरीज़ है, यहाँ पे PYQ सॉल्व कराना है जिससे हमारा PYQ सॉल्व हो सके और आने वाले अगले एग्जाम में हमारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकते हो। वहाँ पर इतना सफिशिएंट है जानना आपके लिए। बाकी इसको यदि डिटेल में जानना है तो आप दूसरे वीडियो को आप देख सकते हैं। पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण के द्वारा ये है कि यदि आप कोई विदेशी नागरिक यदि यहाँ पर आता है और जम्मू कश्मीर हमारा गया घूमने, चाहे और कहीं गया घूमने, उसको इंडिया बहुत पसंद आया, यहाँ का नेचर बहुत पसंद आया, ठीक है, हैबिटेंट यहाँ का बहुत पसंद आया, तो यहाँ पर जो है नागरिकता अपने ले सकता है, वही पंजीकरण द्वारा, ठीक है। उसके बाद देशीकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है। उसके बाद अर्जित क्षेत्र द्वारा नागरिकता का संविधान है कि हम मान लो किसी युद्ध में या किसी ऐसे क्षेत्र को अधिग्रहण करते हैं, यानी अपने अंदर शामिल करते हैं, तो वहाँ के जो लोग होंगे स्वतः ही नागरिक हो जाएंगे। अर्जित क्षेत्र द्वारा ये होता है, अर्जित क्षेत्र द्वारा ये होता है कि वहाँ के लोग स्वतः ही नागरिक हो जाते हैं। देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यदि आप दूसरे देश की नागरिकता अपनाते हैं, यदि आप दूसरे देश की नागरिकता अपनाते हैं तो आपको इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इंडिया नहीं भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है, वही लिखा गया नीचे नोट में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, देखिए, किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में, अभी हम बढ़ाए थे आपको, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारत में नागरिकता अपनी नागरिकता को देगा यदि वह है, लिखा है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता, ठीक है, कब खो देगा, ये लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे लिख लीजिए, ये एग्जाम थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, खो देगा, खो देगा, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, खो देगा, लिख नहीं रहा है सही से, आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की, इसको यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, खो देगा। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता को खो देगा यदि वह भारत की नागरिकता त्याग करता है, ठीक है, बिल्कुल सही। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, बताया था, यदि स्वेच्छा से अपने अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तभी अपनी नागरिकता खो देगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए और बी, यानी केवल एक और बी सही, ठीक है। विवाह करने पर नागरिकता नहीं खोती है भाई, विवाह करने पर नागरिकता नहीं खोएगी। जैसे प्रियंका चोपड़ा को देख लीजिए, दूसरे देश में शादी की है तो उनकी नागरिकता भी है या बरकरार है यहाँ पर, यदि वो चाहेंगी वहाँ की नागरिकता अपना लेंगी तो यहाँ की नागरिकता चली जाएगी। सरकार की आलोचना करने पे, ये तो रोज करते हैं लोग, सरकार की आलोचना करने पे नहीं खोती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन है? संसद, ठीक है, संसद इस पे कानून बनाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नागरिकता प्रदान करता है, भारत के संविधान निम्नलिखित में कौन नागरिकता प्रदान करता है? तो आपका एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? कौन सी नागरिकता है? कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? तो एकल नागरिकता है, ठीक है। तो आपको जो है 3 चैप्टर के आज आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं, PYQ प्लस थ्योरी सहित, और आने वाले संभावित क्वेश्चन भी आपको इसमें करा दिए गए हैं। आप जो है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और इसको जो है जितना से जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। आपका शेयर और सब्सक्राइब, लाइक ही हमारे हौसले को बुलंद रखेगा, जिससे हम आपको आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सके और आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा सके। धन्यवाद दोस्तों, सिविल एग्ज़ाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए।